आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 15 से। ये हमने पढ़ना है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अगर किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं सुने तो वो सुन सकता है, सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल आपको पता है जो पौधों में और फंजाई और बैक्टीरिया तीन में पाई जाती है सेल वॉल। बाकी जानवरों के सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल पढ़नी है, बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में हमने बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया पढ़ना है, पूरा बैक्टीरिया पढ़ना है, कैसे वो रिप्रोड्यूस होता है, ऐसा बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सेल वॉल, उसका कैप्सूल, उसके क्रोमोसोम, उसके साइटोप्लाज्म, पूरा हमने बैक्टीरिया को हम लेबॉर्ट्री में ग्रो कैसे करते हैं, काश्त कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बैक्टीरिया की पढ़ के बैक्टीरिया कोई जाएगा आपका 15-20 पेज और बनेंगे बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम जाएंगे वायरसेस पे। इसी तरीके से 15 से 20 वायरसेस के बनेंगे पेज। फिर हम जाएंगे आपका फंजाई पे, फंगस पे, ठीक है, उसमें यीस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो ये बारी बारी पढ़ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया पे पिछला लेक्चर भी मेरा टोटल बैक्टीरिया पे था और अब भी बैक्टीरिया पे ही है। तो आपने 3-4 लेक्चर में सारा बैक्टीरिया के बारे में ही इल्म हासिल करना है। तो आ जाएगा विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्माज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, माइकोप्लाज्माज उनको कहते हैं। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। कुछ माइकोप्लाज्मा है उनमें नहीं पाई जाती। तो कोई पूछ लेता है कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो आपने बताना माइकोप्लाज्माज, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमाइन इट्स शेप। ये तो सबको पता है बेटा कि सेल वॉल का जो फंक्शन है, काम है, वो सेल की हिफाजत करना है, प्रोटेक्ट करना है और इसकी शक्ल को बरकरार रखना है। डिटरमाइन इट्स शेप, इसकी शक्ल को बरकरार रख के रखना है। इसकी शक्ल नज़र किसकी वजह से आती है? सेल वॉल की वजह से आती है। फिर आ जाएगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में होता क्या क्या है? द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये आपको पता होना चाहिए बेटा, बैक्टीरिया जो सेल वॉल, पौधों की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी होती थी? सेलुलोज की, ठीक है। और फिंजाई की वो काइटन की। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तीसरा केमिकल कौन सा है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है बैक्टीरियल सेल वॉल का वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ना याद हो तो 5 बार बोलना है, पेप्टाइडोग्लाइकन, 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 पेप्टाइडोग्लाइकन और पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ लार्ज मालिक्यूल। पेप्टाइडोग्लाइकन बड़ा मालिक्यूल है एंड इट कंटेन 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और उनमें अमाइनो भी मौजूद होता है। अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ के आए हैं, शुगर को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसी शुगर जिसमें नाइट्रोजन भी हो, सॉरी अमोनिया, अमाइनो भी हो। अमाइनो वाले नाइट्रोजन होता है, अमाइनो जिसमें हो वो क्या होता है? अमोनिया, NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। तो ये नाइट्रोजन है ना। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें नाइट्रोजन हो, यानी कि अमाइनो ग्रुप हो, वो क्या, वो इसके अंदर कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल हैं। कितने हैं? 2। तो वो कौन कौन से हैं? 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये 2 हैं, दोनों में क्या है? नाइट्रोजन है, अमाइनो है। तो ये दोनों क्या हैं? ये अगर कोई पूछ ले क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये क्या हैं? आपने बताने हैं ये लार्ज मालिक्यूल हैं। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। और क्या हैं? अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। उर्दू में भी याद कर लो और साथ के साथ इंग्लिश में भी याद कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा उर्दू में रट्टा लगा लो और इंग्लिश में भी इनके नाम याद करोगे तो आपको इंग्लिश में भी लिखना आसानी से आ जाएगा। दीज 2 मालिक्यूल्स आर जॉइंड बाई क्रॉस ब्रिज। ये दोनों मालिक्यूल जुड़े हुए होते हैं क्रॉस ब्रिज के ज़रिए ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड के क्रॉस ब्रिज के लिए ज़रिए जुड़े हुए हैं। ये बात वैसे केमिस्ट्री की है। जिन जिन को केमिस्ट्री जिसने पढ़ रखी है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, उनको सारा पता है। जिस जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। ये दोनों मालिक्यूल जुड़े हुए होते हैं क्रॉस ब्रिज से, बॉन्ड से ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के, ठीक है। जब भी ये ऐसी चीज़ें जुड़ती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या लिपिड्स या प्रोटीन, तो एक वाटर मालिक्यूल निकलता है और उस जहाँ से वाटर मालिक्यूल निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज या क्रॉस ब्रिज या इस तरह की कुछ चीज़, उसका नाम दिया जाता है। तो सेल वॉल ऑफ ग्राम बैक्टीरिया 2 ही किस्म के हैं। तो कहता है इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है 25 नैनोमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी होती है सेल वाल। एंड कंटेन्स द एडिशनल पॉलीसेकेराइड कॉल्ड टिकोइक एसिड। और इसमें एक इजाफी पॉलीसेकेराइड भी होती है, उसको क्या कहते हैं, टिकोइक एसिड। पॉलीसेकेराइड क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किस्में मैंने पढ़ाई थी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी शुगर जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स हों, तो मोनोसेकेराइड हों, तो वो क्या कहलाती है, पॉलीसेकेराइड। तो ये टिकोइक एसिड क्या है, कोई पूछ ले तो आपने बताना है ये पॉलीसेकेराइड है। और ये होती कहाँ है, आपने बताना है ये एडिशनल इजाफी तौर पे होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। पेप्टाइडोग्लाइकन तो होती ही होती है, इसके अलावा इजाफी तौर पे क्या होती है, टिकोइक एसिड होती है। फिर आ जाएगा, ये पहला पॉइंट था पेप्टाइडोग्लाइकन के 60 से 90% किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन तो होता है, लेकिन वो होता कितना है, 60 से 90%। और इसके बाद जो यानी टिकोइक एसिड बच गया, वो टिकोइक एसिड अगर ये पेप्टाइडोग्लाइकन 60% है तो टिकोइक एसिड कितना होगा, 40%, ठीक है। ये 60 से 70 है, 90 है। ये हो सकता है 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। और 60 के बाद 65 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो 100% करना होता है ना हमने। अगर ये 60 है तो टिकोइक एसिड कितना होगा, 40। अगर ये 65 है तो टिकोइक एसिड कितना होगा, 35। अगर ये पेप्टाइडोग्लाइकन 70 है तो वो कितना होगा, 30, ठीक है। इस तरीके से मारूजी घुमा के भी दे सकता है वो, कि अगर कहें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन 70% ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, हाउ मच टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, तो आपने बता देना 30%। टोटल मिला के कितना करना होता है, 100 करना होता है, ठीक हो गया। भी दी जा सकती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। सेल वाल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में क्या होती है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वाल इज़ ओनली 3 नैनोमीटर थिकनेस। ये मरूजी बन सकती है। ग्राम पॉजिटिव की कितनी थी, 25 नैनोमीटर, ग्राम नेगेटिव की कितनी है, 3 नैनोमीटर इन थिकनेस, मोटाई में। एंड कंटेन्स नो टिकोइक एसिड, और इसमें टिकोइक एसिड भी नहीं होता। इसमें टिकोइक एसिड था ग्राम पॉजिटिव में, इसमें नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेल वाल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड। इस ऐसे बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेकेराइड होते हैं। उसमें पॉलीसेकेराइड क्या था, टिकोइक एसिड। इसमें टिकोइक एसिड तो नहीं है, इसमें दूसरे पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड के साथ साथ प्रोटीन भी हैं एंड लिपिड्स भी, ठीक है। तो इसकी सेल वाल हालांकि 3 नैनोमीटर है, बहुत छोट पतली है, लेकिन फिर भी टिकोइक एसिड के अलावा पॉलीसेकेराइड भी हैं, प्रोटीन भी हैं एंड लिपिड्स भी हैं। दिस सेल वाल इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल से ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि है तो 3 नैनोमीटर की, लेकिन ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है। द सेल वाल इज सराउंडेड बाई एन आउटर मेम्ब्रेन। सेल वाल घिरी हुई होती है एक और आउटर मेम्ब्रेन से। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड सेल वाल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की तारीफ आ गई बेटा। ये एक सेल है बेटा, ये सेल की बाहर क्या होगी, सेल वाल। और इस सेल वाल के बाहर एक और पर्दा है, एक और मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और इन जो दोनों के दरमियान में खला है बीच वाला, तो उसको क्या कहेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। ये सेल की वाल थी और ये एक और बाहर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान में जो खाली जगह बची हुई है बीच वाली, जिसको मैंने ये बना दिया हुआ है गोल दायरा लगा के, उसके बाहर एक गोल दायरा लगाया और बीच में जो है वो मैंने निशान लगा दिए हैं। तो ये बीच वाली स्पेस क्या कहलाएगी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक हो गया। अच्छा, द पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंटेन अ जेल लाइक मटीरियल कॉल्ड पेरीपल्स। ये भी बड़ी प्यारी बात है कि ये जो स्पेस है, जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इसके अंदर एक जेली जैसा मादा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरीपल्स। उस मटेरियल को क्या कहेंगे, पेरीपल्स कहेंगे। तो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया का, वो हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पेज नंबर 17 से जो कैप्सूल है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है। ये बैक्टीरिया हमारा अभी 5-7 लेक्चर्स तक और चलेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 16 से
आज हमने पढ़ना है कैप्सूल। ये हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे बेटा, बैक्टीरिया का ही सारा ये टॉपिक चलेगा। अभी 3 4 5 लेक्चर्स में बैक्टीरिया ही कंप्लीट होगा। तो पहले हमने पिछले लेक्चर्स में, जिसने नहीं सुने वो सुन सकता है, पहले हमने देखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, बैक्टीरिया की डेफिनेशन देखी, बैक्टीरिया की शेप्स देखी 3, स्पाइरल, बेसिलाई और कोक्साई, उसकी हमने तफसील देखी। फिर हमने कल पढ़ा था सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ा था, उसकी सेल वॉल्स में क्या क्या होता है। आज हमने पढ़ना है कैप्सूल। अब ये कैप्सूल वो खाने वाला कैप्सूल नहीं है, गोलियों वाला। ये बैक्टीरिया के बाहर जो कुछ स्टिकी मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो हम पढ़ते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैनी स्पीशीज़ ऑफ कोक्साई, कोक्साई कहते हैं गोल बैक्टीरिया। कोक्साई कौन थे, लाइक बेरी हैं, गोल, ऐसे बैक्टीरिया जो गोल शक्ल के होते हैं, उसकी कई सारी स्पीशीज़। एंड बेसिलाई, और बेसिलाई क्या होते हैं, रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड वाले जो बैक्टीरिया थे उनकी सिक्रीट ये खारिज करते हैं स्टिकी, चिपकने वाला, स्टिकी का मतलब जिलेटिनस, जेली जैसा लेयर खारिज करते हैं ऑफ पॉलीसेक्राइड, किसकी, पॉलीसेक्राइड की। एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की। पॉलीसेक्राइड क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट किस्म है। तो ये स्टिकी चिपकने वाला जिलेटिनस लेयर किसकी होती है, ये पॉलीसेक्राइड की होती है और प्रोटीन्स की होती है। अराउंड द सेल वाल, सेल वाल के गिर्द। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म, स्पाइरल बैक्टीरिया जो स्प्रिंग जैसे हैं ऐसा नहीं करते। कौन से करते हैं, कोक्साई और बेसिलाई। इसकी 3 ही शक्लें थी ना, स्पाइरल, कोक्साई और बेसिलाई। तो कोक्साई और बेसिलाई ये स्टिकी जिलेटिनस लेयर किसकी, पॉलीसेक्राइड के और प्रोटीन की खारिज करते हैं सेल वाल के गिर्द। रॉड शेप्ड, सॉरी स्पाइरल ऐसा नहीं करते। और इस स्टिकी मटेरियल को क्या कहेंगे हम, कैप्सूल कहेंगे। ये इसकी तारीफ़ आपने याद कर लेनी है। उर्दू में याद करेंगे, साथ के साथ इंग्लिश में भी, इंग्लिश के अल्फाज साथ में मिक्सअप करके याद करेंगे। उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके याद करेंगे तो आसानी से वो अल्फाज भी याद हो जाएंगे आपको, और डेफिनेशन वगैरह भी याद हो जाएंगी। फिर आ जाएगा ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है, द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो लूज लेयर है, ढीली ढीली, ठीक है, इस कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। इसको क्या कहते हैं, है तो कैप्सूल लेकिन ये लूज लेयर है, ढीली लेयर है। इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंगल्ड फाइबर्स होते हैं, धागे। टेंगल्ड मीन जो उलझने वाले हों, चिपकने वाले हों। ऑफ डेक्सट्रिन, और ये फाइबर्स हैं किसके बने हुए, एक केमिकल है जिसका नाम डेक्सट्रिन है, डेक्सट्रिन के बने हुए होते हैं। और ये डेक्सट्रिन है क्या है, पॉलीसेक्राइड है ये भी, ठीक है। देख लो पॉलीसेक्राइड कौन कौन सी हैं। तो ये जो स्टिकी और जिलेटिनस लेयर थी वो भी किसकी थी, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की थी। और ये ग्लाइकोकैलेक्स भी क्या है, पॉलीसेक्राइड है, और उस पॉलीसेक्राइड का नाम क्या है, डेक्सट्रिन है। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू सरफेस ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या होता है, मेज़बान। ये जो फाइबर्स हैं, टेंगल्ड फाइबर्स, ये मदद करते हैं बैक्टीरिया को कि वो होस्ट की, मेज़बान की सरफेस से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है। सिंपल स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड अनडिस्टेस्टफुल। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्लाइम पैदा करते हैं, ठीक है, बदबू, ठीक है, बो पैदा करते हैं। में रेंडर इन फूड, ये खाने में रह सकते हैं, खाने में रह सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में रह सकते हैं, और इसको अनअट्रैक्टिव कर देंगे, दिखने में बुरा सा लगेगा, अनअट्रैक्टिव। कुछ खाने ऐसे होते हैं देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, जंज पिज़्ज़ा रखा हुआ ना सजा के, या वो केक पाइनएप्पल वाला है, उसको देखते ही क्या मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया, स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अगर इसके अंदर रहेंगे तो उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को अनअट्रैक्टिव कर देंगे, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे सब्जियां बासी हो जाती हैं या सेब बासी हो जाता है इंजदा, तो फिर वो क्या दिखता है, अनअट्रैक्टिव और डिसटेस्टफुल, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया खाने में रह सकते हैं और खाने को अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अब हमने पढ़ना है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। अगर हम ये कंडे को सेल समझें तो उसकी जो सफ़ेदी है वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म, और उसका जो जर्दी है वो क्या होगा, न्यूक्लियस। तो इसका भी साइटोप्लाज्म होता है। बैक्टीरिया देखो हमें नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया की हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, उसकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलेक्स, और अब क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे आपकी आने के शीशे क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देखा जा सकता है। कुछ चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, जैसे अंडे की जर्दी, वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता है, मुकम्मल नज़र नहीं आता। फुली ट्रांसपेरेंट का मतलब हर चीज़ आर पार नज़र आती है, और जो उसको ब्लाइंड कहेंगे वो अंधा होगा, उसके आर पार नज़र नहीं आएगा। और सेमी ट्रांसपेरेंट कुछ कुछ नज़र आएगा, ठीक है। एंड सेमी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड होता है, नामुकम्मल फ्लूइड है। जैसा कि जर्दी होती है वो सेमी फ्लूइड, सॉरी सफ़ेदी होती है वो सेमी फ्लूइड होती है, देखिए आपने। तो इसका भी साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं एंड लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन मैं फिर बता देता हूँ बेटा, जो गोश्त वगैरह है इस टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बाल प्रोटीन, नाखून प्रोटीन, तो प्रोटीन्स की बहुत सारी किस्में हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में भी क्या होती हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, शुगर, वो भी होती हैं। लिपिड्स क्या होती हैं, चिकनाइयाँ, वो भी होती हैं इसमें। और फिर इसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, साल्ट्स होते हैं, नमकियात, एंड इनऑर्गेनिक आयंस, और इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। ऑल डिजॉल्व्ड इन वाटर, और सारी की सारी चीज़ें किस में हली हुई होती हैं, वाटर में, ठीक हो गया। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड है। इसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट्स और इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम। आपको पता है जिनियाती मादा होता है, किसी भी जानदार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी किस में मौजूद होती है, क्रोमोसोम में। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि बेटा ये क्रोमोसोम होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। तो लेकिन इसका न्यूक्लियस तो होता नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। एंड आर हेंस कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, तो इसके जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। इट आल्सो लैक प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन भी नहीं होती, किसके, साइटोप्लाज्म में। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये भी बड़ी प्यारी बात की है कि जहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद होंगे उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। उस एरिया को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो नहीं है इसका, उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। उसने बताया क्रोमोसोम में बैक्टीरिया की कोई ख़ास न्यूक्लियस नहीं होता, और ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम सस्पेंडेड, लटका हुआ होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और इसमें प्रोटीन्स भी नहीं होती, प्रोटीन की कमी होती है। लैग का मतलब क्या होता है, कमी होना। एक लैग झील भी होती है, लेकिन उसका स्पेलिंग LAKE होता है, ठीक है। ये लैग का मतलब कमी है। और इसमें क्रोमोसोम का जो रीजन है जहाँ क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगला पढ़ा दूं बस, प्लाज्मिड्स। फिर आगे बेटा आगे प्लाज्मिड्स पढ़ लेते हैं, ये आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर राइबोसोम्स कल पढ़ लेंगे। दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ DNA के ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग हैं। आल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स, अगरचे इनमें सिर्फ चंद ही जीन्स होते हैं। एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए भी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। प्लाज्मिड आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ये फिर भी जो है प्लाज्मिड जो है, हालांकि बैक्टीरियल ग्रोथ में भी हिस्सा नहीं लेते, और इसमें चंद ही जीन्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसमें कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। जो दवाइयाँ खाते हो ना आप, बैक्टीरिया पे असर नहीं करती, वो किसकी वजह से नहीं करती, प्लाज्मिड्स की वजह से नहीं करती। फॉर दिस रीज़न, इसकी वजह से दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर्स, इसलिए इनको आर फैक्टर्स कहा जाता है। आर फैक्टर मीन रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बेटा, ये माइक्रोबायोलॉजी की एक शाख है, जिसमें चंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसानियत की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ में ला के उनसे इंसुलिन वगैरह तैयार करवाई जाती है। तो उसमें जो ये प्लाज्मिड हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं
वो बहुत नाजुक होते हैं, वो मर भी सकते हैं, लेकिन जिसमें प्लाज्मिड होगा वो किसी भी चीज़ से मरेंगे नहीं, वो रेजिस्टेंस होंगे किसी भी ड्रग वगैरह से, और वो उनकी डेथ नहीं होगी, और हमारे लिए इंसुलिन वगैरह और मुख्तलिफ फ़ायदेमंद मटेरियल्स तैयार करते रहेंगे वो। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम चाहे यूकैरियोटिक का हो चाहे प्रोकैरियोटिक का हो, उसका काम प्रोटीन की तैयारी होता है। उसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम आर द बॉडीज़ ऑफ आरएनए। राइबोसोम किसकी बॉडीज़ होती हैं? आरएनए की एंड प्रोटीन की। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये मुख्तस होती हैं, जुड़ी होती हैं प्रोटीन की तैयारी के साथ। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तैयारी। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसकी बॉडीज़ होती हैं? आरएनए की एंड प्रोटीन की, और ये प्रोटीन की तैयारी करवाती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ देख लो बेटा, अल्लाह पाक ने, अब हमें बैक्टीरिया नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया नज़र आता है? बैक्टीरिया नहीं नज़र आएगा तो अंदर की चीज़ें क्या नज़र आएंगी? ये इंक्लूजन बॉडीज़ ऐसी होती हैं जैसा कि हम पूरे साल के लिए गंदम स्टोर करके रख लेते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी खाते रहेंगे। इसी तरीके से बैक्टीरिया को जब ज़्यादा खुराक मिलती है तो कुछ अल्लाह पाक उसको स्टोर फूड की सूरत में कुछ छोटे छोटे जो है वो डिपॉट्स बना देता है, डिप्पू जिसको कहते हैं, डिप्पू बना देता है, ताकि जब उसको स्टारवेशन हो, भूख हो और उसको खाना ना मिल रहा हो तो वो मरे ना। देख लो, तो वो क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च के ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्लाइकोजन के, लिपिड्स के। इन द साइटोप्लाज्म किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें, ग्लाइकोजन क्या होगी? ग्लूकोज। स्टार्च क्या होगी? पॉलीसेकेराइड। और उसके बाद क्या होगी? लिपिड, चिकनाइयाँ। ये सारे क्या हैं? ताकत का ज़रिया हैं। किसमें है? साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज़, इनको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये खुराक को स्टोर करती हैं फॉर पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, भूख के पीरियड के लिए। जब उसको भूख हो, फाका हो, उसको खाना ना मिल रहा हो, उसको क्या कहेंगे? स्टारवेशन। ठीक है, फाका हो, तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं, ग्लोब्यूल जो हैं स्टार्च के, ग्लाइकोजन्स के और लिपिड्स के, ये उसके काम आ जाते हैं। दे आर डिपॉट्स ऑफ फास्फेट, ये फास्फेट के डिप्पू हैं। डिपॉट्स का मतलब डिप्पू, स्टोर है ये भी। विल्यूटन स्टेन डीपली विद डाइज सच मिथाइलिन ब्लू, ये डाइज होती हैं बेटा। बैक्टीरिया को जब हम तलाश करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, तो छोटी छोटी शीशे की स्लाइड होती हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के महलूलात डाले जाते हैं, जिसमें से एक महलूल मिथाइलिन ब्लू भी होता है। उस डाई में ये बहुत डीपली, गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? वल्यूटन्स। देयर प्रेजेंस इन डिप्थेरिया बैसिलाई असिस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, तो ये वल्यूटन जो हैं ये बैसिलाई में होते हैं, डिप्थेरिया बैसिलाई में। किसमें पाए जाते हैं? डिप्थेरिया बैसिलाई। सॉरी, हमें स्टॉप करना पड़ा थोड़ा सा। तो जो ये वल्यूटन थे ना, ये डिप्थेरिया बैसिलाई में होते हैं। बैसिलाई कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शक्ल के होते हैं, और डिप्थेरिया कहते हैं खन्नाक, सांस की बीमारी होती है। ये किसकी बीमारी होती है? सांस की बीमारी होती है, हवा में मौजूद होते हैं ये। वो ऐसी हवा चलती है कि सबको ये हो जाती है खन्नाक। तो डिप्थेरिया यानी खन्नाक बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं, बैसिलाई हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी शनाख्त के जो तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, उसमें मदद देते हैं ये वल्यूटन। ठीक है, वल्यूटन जब होंगे तो पता चल जाएगा कि इसको खन्नाक है। ये बैसिलाई हैं और कौन सी बीमारी के हैं? खन्नाक के हैं। किसी को अगर सांस का मसला हो रहा हो तो जो लेबॉर्ट्री वाले हैं उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करेंगे तो जैसे ही पता चलेगा कि इसके अंदर ये फॉस्फेट के डिपॉट्स नज़र आएंगे उसको। ठीक है, किसमें? जो मिथाइलिन ब्लू की डाई थी उसमें जैसे ही नज़र आएंगे तो पता चल जाएगा कि ये डिप्थेरिया के हैं बैक्टीरिया, और कौन से हैं? बैसिलाई हैं। तो ये क्या कहता है? दे आर द डिपॉट्स ऑफ फॉस्फेट, ये फॉस्फेट के डिप्पू हैं। वल्यूटन स्टेन डीपली, वल्यूटन के जो स्टेन्स हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, बहुत गहरे होते हैं डाइज के अंदर, जैसा कि मिथाइलिन ब्लू की डाई होगी। इनको तलाश करने के लिए देयर प्रेजेंस, इनकी मौजूदगी, इन डिप्थेरिया बैसिलाई, डिप्थेरिया बैसिलाई बैक्टीरिया में किसकी? वल्यूटन की मौजूदगी असिस्ट, मदद करती है। असिस्ट का मतलब क्या होता है? मदद करती है आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त में,
प्रोसीजर, शनाख्त के तरीक़ाकार में मदद करती है। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा, ये भी बैक्टीरिया में होता है। इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट देमसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट टुवर्ड्स देयर प्रेफर्ड हैबिटेट। ओरिएंट, ओ से ओरिएंट पहली चाहत फ्रिज का नाम है। ठीक है। इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया, ये चंद बैक्टीरिया की मदद करती है। ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब है हरकत करना। ओरिएंट का मतलब क्या है? हरकत करने में, उधर पहुंचने में। देमसेल्व्स, इनको, टू द इन्वायरमेंट, उस माहौल की तरफ, टुवर्ड्स देयर प्रेफर्ड हैबिटेट, जहाँ पर उनका बेहतरीन मस्कन हो, जहाँ पर वो रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको उस तरफ जाने में हेल्प करता है। क्या होते हैं? मैग्नीटोसोम। बैक्टीरिया में मैग्नीटोसोम होते हैं जो उनको उनकी बेहतरीन साजगार माहौल की तरफ हरकत करने में उनकी हेल्प करते हैं। फिर आ जाएगा आपकी सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने क्या पढ़ा था? जो है सेल वाल पढ़ी थी इससे पहले। तो सेल वाल के बाद हमेशा सेल मेम्ब्रेन भी होती है। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इज़ अ बाउंड्री, ये वो बाउंड्री होती है, बाउंड्री लेयर होती है ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के सेल की। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये पौधों में भी और बैक्टीरिया में भी सेल वाल के बाद आती है। ठीक है। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वाल, ये मौजूद होती है सेल वाल के अंदर, इसमें पौधों में भी और बैक्टीरिया में भी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर आ जाएगा सेल इनवेल्प। इनवेल्प वैसे लिफाफे को कहते हैं, वो लिफाफा जिसमें आप खत बंद करते हो थूक लगा के, वो क्या होता है? इनवेल्प। और वो वलीमे में भी पैसे डाल के देने होते हैं, देखा वो कागज़ का लिफाफा, 500 रुपये पाओ, थोक ला के बंद कर दो, उसको क्या कहते हैं? सेल ऐसे इनवेल्प कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ सेल के बाहर भी कुछ इसी टाइप का बना होता है, उसको क्या कहेंगे हम? सेल इनवेल्प। पढ़ते हैं क्या होता है वो सेल इनवेल्प। सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल एंड टर्म देम सेल इनवेल्प। कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल को और कंबाइन कर देते हैं। किसको? सेल मेम्ब्रेन को, सेल वाल को और कैप्सूल को, इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं और इन तीनों को किसका नाम दे देते हैं? इनवेल्प का, सेल इनवेल्प। यानी कि लिफाफा बन गया, इन तीनों को मिला के क्या बन गया? लिफाफा, सेल का लिफाफा, सेल इनवेल्प बन गया। ठीक है। कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माहिर होते हैं, वो तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट थिंग, दूसरी थिंग कौन सी है? सेल वाल है, एंड थर्ड वन कौन सी है? कैप्सूल है। और इन तीनों को कंबाइन करके, इकट्ठा करके एक ही नाम दे देते हैं, किसका? सेल इनवेल्प का। तो कोई पूछ लेता है बैक्टीरिया में सेल इनवेल्प क्या होता है, तो आपने बताना है कि कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल और कैप्सूल, इन तीनों को इकट्ठा करके हम सेल इनवेल्प का नाम रख दें। क्योंकि अलग अलग पढ़ने के बजाय सीधा क्या बात करेंगे? सेल इनवेल्प। समझने की बात है, जिसको पता होगा तो वो सारा समझ जाएगा कि सारी की सारी बात किसकी हो रही है? इन तीनों चीज़ों की। ठीक हो गया। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ये मरूजी भी बन सकती है बेटा, आपने याद रखना है। ये सारी ऑब्जेक्टिव भी बन सकती हैं, सेल इनवेल्प की, सेल मेम्ब्रेन की, मैग्नीटोसोम क्या होते हैं, वोल्यूटन क्या होते हैं, इन सब की क्या बन सकती हैं? ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकती हैं, डेफिनेशंस भी पूछ सकता है 4 नंबर की। डिफाइन मैग्नीटोसोम, डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, इनवेल्प, यूँ भी कह सकता है डिफाइन द फॉलोइंग, 4 की डिफाइन करें, किसकी? मैग्नीटोसोम की, सेल मेम्ब्रेन की, इनवेल्प की, वोल्यूटन की। ठीक है। तो 4 की तारीफ़ें लिखनी है, 1 नंबर की तारीफ़, और 4 नंबर का ही सवाल आता है इसमें। ठीक है। तो अब ये केमिकल कंपोजिशन क्या थी कि सेल मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन्स हैं आपकी और 40% क्या हैं? लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या होती है? चिकनाइयाँ। प्रोटीन्स क्या होती हैं? गोश्त वगैरह। ठीक है। तो 40% 60% गोश्त है और 40% लिपिड्स, चिकनाइयाँ। ठीक है। मेनली फास्फोलिपिड्स, और लिपिड्स की भी कौन सी किस्म होती है? फास्फोलिपिड्स। इसके साथ फास्फेट मिली हो, ऐसे लिपिड्स जिसके साथ फास्फेट भी हो, क्या कहलाएगी? फास्फोलिपिड्स। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए हमारा ये इतना ही।
इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 18 से पढ़ना है। ये आज हमने पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया। जिसने पिछले 2-3 लेक्चर ना सुने हो माइक्रोबायोलॉजी पे वो सुन सकता है। ये हमारा टोटल बैक्टीरिया चल रहा था बेटा। बैक्टीरिया का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको डिस्कवर किसने किया, उसकी शक्लें कितनी थी, बैक्टीरिया का जो सेल है उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम है, उनके सारों के फंक्शन पढ़ाए हैं। तो आज हमने पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो झिल्ली होती है सबसे पहली तो उसको सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। जो उसका मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो जो है हमने अब पढ़ना है। ये देखो, ये बनी हुई है पिक्चर, आप देख सकते हैं। ये लिपिड बाई लेयर होती है, ऊपर और नीचे क्या होती है, लिपिड होती है। पीछे भी जो भी सेल आपने देखे हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके से होती है। उसके दरमियान में जो कहीं कहीं का प्रोटीन्स जो हैं वो धसी होती हैं, ये प्रोटीन्स हैं। और कहीं कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं। और ऊपर और नीचे जैसे आपकी बर्गर होती है, एक पीस ऊपर होता है और एक नीचे होता है, तो इस तरीके से ये लिपिड होती है। लिपिड किसको कहते हैं, चिकनाइयों को। ठीक है। फास्फोलिपिड्स बाई लेयर। बाई का मतलब 2 होता है। फास्फो का मतलब बेटा फास्फेट, लिपिड्स का मतलब चिकनाइयाँ, और बाई का मतलब 2, लेयर का मतलब झिल्लियाँ। तो फास्फोलिपिड्स बाई लेयर आ गया। द फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल लेयर्स। इन 2 पैरेलल लेयर्स में 2 मतवाजी तहों में फास्फोलिपिड बाई लेयर्स कॉल्ड फास्फोलिपिड बाई लेयर्स, जिनको हम फास्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। बेटा प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन के छोटे छोटे दाने, उनको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल्स। मैंने पीछे दिखाया भी था, उसमें धसे हुए हैं। कहता है द प्रोटीन मालिक्यूल आर अरेंज एज अ ग्लोब्यूल। प्रोटीन मालिक्यूल इस तरीके से तरतीब पाते हैं कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल बन जाते हैं, गोल गोल दाने से बन जाते हैं। फ्लोटिंग, जो तैर रहे होते हैं, लाइक आइसबर्ग्स, जैसा कि किसी समंदर की या दरिया की तह पे जैसे बर्फ़ जम जाती है और वो जब पिघलती है तो उसके टुकड़े तैर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसबर्ग। या आप कोई बोतल शोतल पीते हो और उसमें बर्फ़ डालते हो तो बर्फ़ ऊपर तैरती है, इसी तरीके से वो तैर रहे होते हैं। तो प्रोटीन के मालिक्यूल अरेंज होते हैं छोटे छोटे दानों की सूरत में, और वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं आइसबर्ग की तरह। एट आर नियर द इनर एंड आउटर सर्फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन, उसकी आउटर सरफेस के बाहर या इनर सरफेस, अंदरूनी सतह या बैरूनी सतह के करीब करीब प्रोटीन के वो छोटे छोटे दाने तैर रहे होते हैं। सम ग्लोब्यूल्स एक्सटेंड फ्राम वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। कुछ ग्लोब्यूल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि एक सतह से दूसरी सतह तक आर पार भी हो सकते हैं। ठीक है। दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, ये मॉडल जो है मेम्ब्रेन का, कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। दिस मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर द मेम्ब्रेन्स अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हेल्प्स हाउ इट अलाउज पैसेज टू सर्टेन सब्सटेंसेस। कहता है कि ये दिस मॉलिक्यूल अकाउंट्स, ये मॉलिक्यूल्स की जो तरतीब है, फॉर मेम्ब्रेन्स अपीयरेंस, जो इसकी मेम्ब्रेन है इसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से देखने के बाद, अपीयरेंस क्या होती है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि नज़र ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आता है। एंड हेल्प्स, और ये हमें मदद करती है, हाउ इट अलाउज, हम इससे ये देखते हैं, ये मदद हासिल होती है कि कैसे इजाज़त देता है पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, के किस तरीके से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो पास होते हैं, पैसेज का मतलब पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार। तो वो कहता है माइक्रोस्कोप के नीचे ये जो मेम्ब्रेन है इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत हमें इसमें ये मदद देती है कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से मालिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं। मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार मालिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है वो हम देखते हैं। तो हमने देखना बेटा मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार मालिक्यूल्स कैसे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा लिपिड सॉल्युबल मालिक्यूल, जो चिकनाइयों में हल हो जाते हैं। ठीक है। इट डिजॉल्व इन द फास्फोलिपिड लेयर,
ये हल हो जाएंगे डायरेक्टली, लेयर तो है ही फास्फोलिपिड की, फास्फेट की और लिपिड की, एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के आर पार पास हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही लिपिड की। जो लिपिड में हल हो गए, चिकनाइयों में हल हो गए, वो तो बिला झिझक आर पार हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। फिर दूसरे आ जाएंगे एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। एसिड वाले और नाइट्रोजनस बेस वाले विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिपिड, ये लिपिड में चिकनाइयों में हल नहीं होते। मूव थ्रू प्रोटीन पासेजवे, तो जो प्रोटीन धसी हुई थी इसके अंदर, प्रोटीन के रास्तों से दाखिल होते हैं। ठीक हो गया। जो लिपिड वाले हैं वो तो डायरेक्टली चले जाएंगे, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और जो दूसरे हैं एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, वो लिपिड में तो हल नहीं होते, लेकिन वो प्रोटीन पासेजवे से चले जाएंगे। फिर आ जाएगा बेटा जेनेटिक रिकम्बिनेशन, शेयरिंग जीन्स आ गया। ये छोटी सी पिक्चर दी हुई है। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा खुद को, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड शेयरिंग जीन्स। ठीक है। इन ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेजेस टाइप ऑफ वायरस, ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसी किस्म है वायरसेस की, आप एफएससी में पढ़ के आए हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र पोर्शंस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में। ये वायरस आया, वायरस आके देखो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हुआ, यहाँ पर उसने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया। ये बैक्टीरिया अपनी नस्ल बढ़ाएगा तो काफ़ी सारे वायरसेस बन जाएंगे, और वायरसेस जो है वो दोबारा से निकल जाएंगे, ऐसे चक्कर चलता रहेगा ये। ठीक है। प्लाज्मिड्स आर सेपरेट पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। प्लाज्मिड जो हैं वो अलग हो जाते हैं, पीसेस हैं डीएनए के जो खुद ब खुद रेप्लिकेट होते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। दे कैन कैरी जीन्स फ्राम फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए खाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते, रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक से। एंड ट्रांसफ़र देम बिटवीन बैक्टीरिया बाय एनी ऑफ दीज प्रोसेस, और ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं इस तरह के जो ये जीन्स हैं दूसरे बैक्टीरिया में भी, इस तरह के किसी भी प्रोसेस के तहत दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसलिए बेटा जो एंटीबायोटिक होती हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बैक्टीरिया बच गए, जो उससे नहीं मरे, वो पावरफुल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जब आप कोई भी एंटीबायोटिक खाओगे, वही वाली कंपनी की, वही किस्म की हैं, अगर एक एंटीबायोटिक आपने खा लिया तो दोबारा वो असर नहीं करेगी, फिर दूसरी बार, तीसरी बार और बदला के देनी पड़ेगी, चौथी बार और चेंज करके देनी पड़ेगी, और इस तरीके से हमारे पास सारे एंटीबायोटिक के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए दूसरे मुल्कों के अंदर जब भी एंटीबायोटिक डॉक्टर यूज़ करवाता है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में, जब कोई भी चारा कारगर साबित ना हो रहा हो, तब भाई एंटीबायोटिक देता है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर जानते ही सब तो पहले एंटीबायोटिक लिखता है। चलो खैर है। फिर आ जाएगा बेटा ये पेज नंबर 20 पे आ जाएगा, रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के अंदर जो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं बेटा, बाइनरी फिशन। ये आप 10th में पहले चैप्टर में कि दूसरे में पढ़ के आए हो। बाइनरी का मतलब दो में, एक बैक्टीरिया साइज में बड़ा हो जाता है और ख़ुद को दो में तोड़ लेता है, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक होती है सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल वो होती है जिसमें मेल फीमेल गमीट का मिलाप होता है, वो क्या कहलाती है, सेक्सुअल। और जिसमें मेल फीमेल गमीट का मिलाप ना हो वो क्या कहलाती है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेल फीमेल गमीट का कोई मिलाप नहीं हुआ, बैक्टीरिया साइज में खुद ही बड़ा हुआ, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल भी दो हिस्सों में तकसीम किया और बीच में से दबना शुरू हो गया, जिसको क्लीवेज फ्लो कहते हैं, और एक से दो बैक्टीरिया बन गए। तो पढ़ते हैं बाइनरी फिशन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल। बाइनरी फिशन है टूटना पेरेंट सेल का इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स में। इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ देन सेल स्प्लिट्स। डीएनए कापियाँ बनाता है खुद ब खुद और फिर ये स्प्लिट्स हो जाता है। स्प्लिट्स का मतलब टूट जाता है। ठीक हो गया बेटा। ये आ गया नीचे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेटा, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा देख लो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आँखों में आई इन्फेक्शन, आँखों में भी इन्फेक्शन फैलाता है। साइनोसाइटिस, नाक के करीब करीब इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैलाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस के ऊपर वाले रास्ते में भी बीमारियां फैलाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, पायरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस
वो होते हैं ये नमूनिया के जो जरासीम होते हैं। फिर आ जाएगा गैस्ट्राइटस। गैस्ट्राइटस कहते हैं मैदे में बीमारियां फैलाना। फिर आ जाएगा फूड पॉइजनिंग, खाने को जहरीला बनाना, ये आंतों में हो सकता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब का निज़ाम है उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नीचे आ जाएंगी। ऐसी डिजीज़ जो मेल फीमेल जो ख़ुद को अपने शरीक हयात तक मतलब महदूद नहीं रखते और किसी किसी के साथ गलत कारियाँ करते हैं, तो उनको भी बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं एक से दूसरे में, तो उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आ गई ये बीमारियाँ। और उसमें भी कौन शामिल होते हैं, बैक्टीरिया ही शामिल होते हैं। ये सारी बीमारियाँ जो बताई जा रही हैं ये किसका पंगा है, बैक्टीरिया का पंगा है। फिर स्किन इन्फेक्शन आ गए, हम राइट से शुरू हैं और नीचे से ऐसे ऊपर जा रहे हैं। फिर स्किन इन्फेक्शन आ गए, जल्द के इन्फेक्शन भी बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा नमूनिया, लिखा हुआ है नमूनिया के काफ़ी सारे, और ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस कहते हैं सुनने का, कान के मीडिया में। और फिर आ जाएगा सबसे ऊपर था लेफ़्ट साइड पे बैक्टीरियल मीनिंजाइटिस, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला गर्दन तोड़ बुखार। मीनिंजाइटिस क्या होता है, गर्दन तोड़ बुखार। तो ये बैक्टीरिया लिखे हुए हैं जो ये काम करते हैं, ये बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है, जो जो ये बीमारियां फैलाते हैं। तो इसकी बस डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये देखना है कि बैक्टीरिया आपको सर से लेकर पाँव तक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करता है, कर सकता भी है और करता भी है। तो ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि आपको कोई भी मसला हो रहा है तो उसमें देखो डॉक्टर ने देनी तो एंटीबायोटिक ही है, तो ये ज़ाहिर बात है एंटीबायोटिक वो कई सारे सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ले आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर सबको एक ही दवाई दिया जाता है। वो ज़ाहिर बात है ये सारा काम है किसका, बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को ही मारना है ना। आँखों का मसला फिर भी वही दवाई, मैदे का मसला फिर भी वही दवाई, ठीक है। तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक से मरते हैं, लेकिन ये है कि एंटीबायोटिक सब पे ही काम कर जाती है। एंटीबायोटिक तो ऐसी होती है, कुछ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ हमारे एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक तो ऐसी होती है ना वो दुश्मन की तमीज़ करती है ना वो दोस्त की करती है, सबको ही मार मोड़ देती है। तो फिर बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, फिर हमें बैक्टीरिया लेने भी पड़ते हैं बाहर से। और बैक्टीरिया हम बाहर से ले सकते हैं कैसे, दही खाएंगे तो उसमें कुछ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अचार जो होता है, सिरका जो होता है, इस टाइप की चीज़ें, इनमें भी हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक हो गया, तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, उसको क्या कहेंगे हम, इन्फेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कहीं पे भी पी पड़ जाएगी ना तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन। बैरूनी भी हो सकती है, अंदरूनी भी हो सकती है। बाहर पड़ी होगी तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन, अंदर होगी तो इंटरनल इन्फेक्शन। होस्ट क्या होते हैं, मेज़बान, जहाँ पर जिससे कोई बैक्टीरिया वगैरह खुराक लेता है वो क्या कहलाते हैं, होस्ट। और पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट की आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो 9th में भी। ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या हो गए, ख़तरनाक जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह। होस्ट क्या हो गया, जिस पर उन्होंने अटैक किया है, और उनके ताल्लुक़ से रिलेशनशिप क्या हो गया, उनका ताल्लुक़ हो गया और उससे क्या बन गया, इन्फेक्शन। ये देखिए हाथ के ऊपर पी पड़ना शुरू हो गई है। तो ये क्या होता है बेटा, होता है ये थोड़ा सा समझ लें आप, आपकी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम। क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है मुदाफ़ियती निज़ाम। ऐसा निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा है बेटा, अल्लाह को पता है कि हम किसी भी तरीके से जरासीमों से बच नहीं सकते। हम सांस ले रहे हैं, सांस के ज़रिए अंदर जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी में भी होते हैं, खाना खाते हैं, गंदे हाथ वाला बरगंद खा जाते हैं तो उससे जाते हैं, तो हम जाना ही जाना है। एक इम्यून सिस्टम होता है ऐसा हमारी बॉडी में अल्लाह ने रखा है। पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हम कह सकते हैं, मरूज़ी भी बन सकती है। व्हाट इज़ द पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो आपने बताना है इम्यून सिस्टम। और अगर उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हों तो वो भी आपने उसकी ऑप्शन पे भी टिक कर देना है। अगर इम्यून सिस्टम ना हो तो वाइट ब्लड सेल हो तो वो पुलिस फोर्स है अपनी, तो क्या करती है, नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। तो ये दो तरीक़ाकार हैं बेटा, अगर बैक्टीरिया ताकतवर हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, अगर बैक्टीरिया कमज़ोर थे और हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर था तो हम बीमार नहीं होंगे। तो
हर रोज़ बहुत सारे जरासीम बेटा अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम से ताकतवर नहीं होते और हमारा इम्यून सिस्टम उनको मारे जा रहा होता है और हम बीमार होते ही नहीं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम अंदर दाखिल भी हुए थे और हम बीमार हो भी सकते थे इससे। क्यों? अल्लाह पाक ने वो इम्यून सिस्टम को अंदर रखा हुआ है जो हमें इन बीमारियों से बचा रहा होता है। तो ये बेटा देखें, पढ़ते हैं हम, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ये ताल्लुक़ है दो जानदारों के दरमियान में, द होस्ट एंड द पैरासाइट, मेज़बान के दरमियान में और पैरासाइट के दरमियान में, एंड द कंपटीशन ऑफ सुपरमैसी, और ये मुकाबला है ताकत का, सुपरमैसी का। सुपरमैसी क्या होती है? ताकत। कंपटीशन क्या है? मुकाबला। दैट टेक्स प्लेस बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान में होता है। अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम ताकतवर है या पैरासाइट ताकतवर है, अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो पैरासाइट को मार देगा और हम बीमार नहीं होंगे, और अगर पैरासाइट ताकतवर है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सुपरमैसी का कंपटीशन है दोनों का। तो ये कहते हैं बेटा, होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, एक वो मेज़बान होस्ट यानी कि हम लोग जिसका रेजिस्टेंस यानी कि जिसका मुदाफ़ियत निज़ाम इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो, रिमेन्स हेल्दी, सेहतमंद रहता है, एंड द पैरासाइट ईदर ड्राइवन फ्राम द होस्ट और एज्यूम अ बिगन रिलेशनशिप, कहता है या जो पैरासाइट जो था मौजूद था या तो वो ड्राइवन हो जाता है फ्राम द होस्ट यानी कि ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है होस्ट के अंदर से, आर अज्यूम आ बिगन रिलेशनशिप, या उसके साथ सिर्फ ताल्लुक़ बना कर रहना शुरू कर देता है विद द होस्ट, होस्ट के साथ। क्या है? अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या तो वो उसको मार देगा या वो सिर्फ ताल्लुक़ बना कर रहना शुरू कर देगा। ऐसे जरासीम जो होते हैं ना, मौका परस्त कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटिस्टिक, अपॉर्चुनिटी लेते हैं, बॉडी में रहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, देखते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने कोई भी पंगा किया तो ये हमें मार देगा, चुप करके वहाँ पे पनपना शुरू कर देते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। खुदा न खास्ता हम किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है तो फ़ौरन हमला कर देते हैं। तो क्या होगा? या तो ये ड्राइवन हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे होस्ट के अंदर से, या रिलेशनशिप बना कर रहना शुरू कर देंगे। बाई कंट्रास्ट, अगर इसके उलट, इफ़ द होस्ट लूजेस द कंपटीशन, अगर होस्ट जो था मेज़बान वो कंपटीशन हार जाएगा, डिजीज़ डिवेल्प, बीमारी पैदा हो जाएगी। ठीक होगी? अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था तो बीमारी पैदा नहीं होगी, और जो पैरासाइट था या तो वो ख़त्म हो जाएगा या ताल्लुक़ बना के रहना शुरू कर देगा। और इसके कंट्रास्ट में, इसके उलट, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो बीमारी पैदा हो जाएगी। अब ये डिजीज़ क्या है, इसकी तारीफ़ देख लेते हैं बेटा। डिजीज़ में भी कंसेप्चुलाइज, डिजीज़ को हम बीमारी को समझ सकते हैं एज एनी चेंज फ्राम जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, कि आपकी जो आम ज़िंदगी की हालत है, जनरल स्टेट है, उसमें कोई भी तब्दीली आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बीमारी। क्या कहेंगे? डिजीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके नॉर्मल हालात में कोई भी तब्दीली आ जाना क्या कहलाता है? बीमारी कहलाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि डिजीज़ एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स, डिजीज़ और इन्फेक्शन सिनोनिम नहीं है। डिजीज़ बीमारी होती है और इन्फेक्शन पीप का पढ़ना होता है। ठीक है? बीमारी कोई और भी हो सकती है, हो सकता है बीमारी हो लेकिन इन्फेक्शन ना हो, पीप ना हो, कोई और बीमारी हो सकती है। तो यही कहता है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम सेम। तो कहता बीमारी और यानी डिजीज़ एंड इन्फेक्शन सेम सेम नहीं है। अ पर्सन में भी इन्फेक्टेड, हो सकता है कोई शख्स इन्फेक्टेड तो हो, उसमें जरासीमों के पीप के असरात तो हों, विदाउट बिकमिंग डिजीज़, और वो बीमार नज़र भी ना आ रही हो। क्यों? जैसा कि आपके पिंपल्स बनना, ये भी क्या है? इन्फेक्शन है। क्या है ये? इन्फेक्शन तो है, लेकिन आप बीमार नहीं हो। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ रहा है और वो इतना ताकतवर है कि इन छोटे मोटे जरासीमों को तो खंगता भी नहीं। ऐसा क्या है बेटा? नॉर्मल फ्लोरा आपने समझना है, बहुत अहम चीज़ है। ये नॉर्मल फ्लोरा जो है आपकी बॉडी में पूरी ज़िंदगी रहता है। 2 से 3 हफ्ते में, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर पैदा होने के बाद उसको इस दुनिया में जितने भी जरासीम हैं वो सारे उसकी बॉडी में इंटर हो चुके होते हैं, वो सबसे आशना हो चुका होता है। ठीक है? तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो पूरी ज़िंदगी आपकी बॉडी में रहता है लेकिन आपको बीमार नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल से जरासीम है, खैर फिरते रहेंगे। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल फ्लोरा जो है ऐसे खुर्दबीनी जानदारों की आबादी है दैट इन्फेक्ट द बॉडी
जो बॉडी को इन्फेक्ट तो करती है विदाउट काजिंग डिजीज़, लेकिन बीमारी पैदा नहीं करती। बंदे के अंदर मौजूद होते हैं, इन्फेक्टेड होता है बंदा, लेकिन बीमारी पैदा नहीं होती। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। जो ताल्लुक़ है बॉडी का और इसके नॉर्मल फ्लोरा के बीच में, ये सिम्बियोसिस की मिसाल है। सिम्बियोसिस कहते हैं ताल्लुक़ बनाकर रहना। तो इसमें हम आज के लेक्चर में 2 ताल्लुक़ पढ़ेंगे। क्या होता है जो दोनों के लिए फ़ायदामंद हो, पैरासाइट के लिए भी और होस्ट की बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदामंद होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोसिस कहते हैं ताल्लुक़ को। इन सम केसेस, कुछ केसेस में सिम्बियोसिस ताल्लुक़ इन बेनिफिशियल इज़ बेनिफिशियल, फ़ायदामंद होता है टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसानी जिस्म के लिए भी और खुर्दबीनी जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी फ़ायदामंद होता है। बेनिफिशियल का मतलब फ़ायदामंद होना, फ़ायदामंद होता है। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये तारीफ़ बनती है इसके बेटा कि ऐसा ताल्लुक़ जो जानदार के जिस्म के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए फ़ायदामंद हो, क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म कहलाता है। स्पीशीज़ ऑफ लैक्टोबैसिलस लिव इन द ह्यूमन वजाइना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है बेटा, ये फीमेल की वजाइना में रहता है, ठीक है, एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ से खुराक हासिल करता है, ठीक है। वजाइना क्या है? जहाँ से बर्थ कैनाल जिसको कहते हैं, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वजाइना। उसमें रहता है ये, और ये ताल्लुक़ बना लेता है लैक्टोबैसिलस लिव इन अ ह्यूमन वजाइना, ये ह्यूमन वजाइना में रहता है। ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्राम द इन्वायरमेंट, और जो इर्द गिर्द का माहौल है वहाँ से खुराक हासिल करता है, यानी वजाइना के अंदर से ही खुराक हासिल करता है। वाइल प्रोड्यूसिंग एसिड, और फिर तेज़ाब पैदा करता है वहाँ से। अब ये दोनों के लिए फ़ायदामंद है। टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ओवर ग्रोथ को रोकता है ये, ठीक है। अब क्या किया? लैक्टोबैसिलस ने अंदर है वजाइना के अंदर, और वहाँ से खुराक ले ली, खुद भी ज़िंदा रहा, और वहाँ एक एसिड पैदा कर दिया, तेज़ाब पैदा कर दिया। क्योंकि फ़ीमेल ने बहुत सारे काम करने होते हैं, जानवरों का गोया पट्टा भी करना होता है, वैसे भी बैठना होता है, और कपड़े इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होते जो जरासीम को रोक सकें। जरासीम ने इंटर होना ही होना है, तो अगर इंटर होंगे कुछ दूसरे किस्म के जरासीम, तो वहाँ पे क्या मौजूद होगा? तेज़ाब मौजूद होगा। बनाया किसने? लैक्टोबैसिलस ने। तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी, और इन्फेक्शन नहीं होगा। वरना तो नमी रहती है, वहाँ पे नमी होती है हर वक्त, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नमी वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनकी पसंदीदा जगह होती है। तो बहुत सारे जरासीम से इन्फेक्ट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए अल्लाह पाक का बड़ा निज़ाम है, वहाँ कौन बिठा दिया अंदर? लैक्टोबैसिलस, ठीक है भाई, तू यहाँ खुराक भी ले और इसकी हिफाजत भी कर, ठीक हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका म्यूचुअलिज्म। ये दोनों के लिए फ़ायदामंद हो गया, ह्यूमन के लिए भी और होस्ट, ह्यूमन तो होस्ट हो गया ना, और पैरासाइट कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस के लिए भी फ़ायदामंद कि लैक्टोबैसिलस को तो वहाँ से खुराक मिल गई, लैक्टोबैसिलस का तो फ़ायदा ये हो गया। और जो होस्ट है, ह्यूमन है, उसको फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे जरासीम जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, वो जाते ही डेथ हो जाएगी उनकी, और वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। फिर आ जाएगा कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म ऐसा ताल्लुक़ है बेटा जिसके अंदर एक का फ़ायदा होता है, ठीक है, और दूसरे का जो है फ़ायदा नहीं होता। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द सिम्बियोसिस ताल्लुक़ इज़ बेनिफिशियल ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ फ़ायदामंद होता है किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो फ़ायदा होता है। इन विच केस द सिम्बियोसिस इज़ कॉल्ड कमेंशलिज्म, इस तरीके का जो ताल्लुक़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कमेंशलिज्म। सिर्फ और सिर्फ ये एक के लिए फ़ायदामंद है, दूसरे के लिए फ़ायदामंद नहीं है। इश्चरिचिया कोलाई, मैंने अभी बैक्टीरिया की बात की थी, इश्चरिचिया कोलाई की, इज़ जनरली प्रीसम्ड टू बी द कमेंशल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये किस में मौजूद होता है? कमेंशल है, यानी कि ताल्लुक़ बना कर रह रहा है इंसानों की आंत के साथ, ठीक है, आंतों में मौजूद होता है। ये बड़ी आंत में इश्चरिचिया कोलाई, ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है, लेकिन इसको खुद तो खुराक मिल रही है, इसका खुद का तो फ़ायदा हो रहा है, बाकी इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं देता। तो ऐसे ताल्लुक़ को क्या कहेंगे? हम कमेंशलिज्म कहेंगे, ठीक है। एक होती पैरासाइटिज्म, तो हमने पीछे पैरासाइटिज्म पढ़ ली। पैरासाइट का क्या होता है
कि खुद का फ़ायदा भी कर रहा है, उल्टा बदले में नुकसान भी दे रहा है। पैरासाइटिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद फ़ायदा ले रहा है, होस्ट को नुकसान दे रहा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा हो रहा है, और कमेंशलिज्म में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का फ़ायदा हो रहा है और इंसान का ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर ये छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ राइट पे, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं रिलेशनशिप क्या, ताल्लुकात क्या है। सबसे पहले क्या बता रहा है, कमेंशलिज्म ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया फ़ायदा उठाता है। ठीक है, ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड, और जो इंसान है ह्यूमन होस्ट है वो नुकसान उसको नहीं होता। उसमें क्या है, सियानोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, ये दोनों इसकी मिसालों में आ सकती है। तो ये सियानोबैक्टीरियम और माइकोबैक्टीरियम में ये एस्चेरिचिया कोलाई इन्हीं में आता है। ठीक है, फिर म्यूचुअलिज्म आ गया। म्यूचुअलिज्म में क्या था, दोनों का फ़ायदा होता है, बोथ द बैक्टीरिया एंड होस्ट बेनिफिट, दोनों को, बैक्टीरिया को भी और होस्ट दोनों को फ़ायदा होता है। इसके अंदर ये मिसाल, इसके अंदर म्यूचुअलिज्म के अंदर मिसाल नहीं देनी चाहिए थी ये वाली, ये इसके अंदर मिसाल बेटा वही आएगी, लैक्टोबैसिलस इन द ह्यूमन विजाइना। ठीक है, ये एस्चेरिचिया कोलाई स्पीशीज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में एस्चेरिचिया कोलाई की स्पीशीज़, ये तो मिसाल किसकी थी, कमेंशलिज्म की थी। तो म्यूचुअलिज्म की मिसाल में क्या आनी चाहिए आपकी, यहाँ से करेक्ट कर लेना इसको, लैक्टोबैसिलस इन द ह्यूमन विजाइना। फिर आ जाएगी पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा लेकिन होस्ट को नुकसान, ओनली द बैक्टीरियल बेनिफिट ह्यूमन होस्ट हार्म्ड, सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिट लेगा और इंसानी होस्ट जो है वो नुकसान होगा उसको। इसको कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो वो क्या कहलाती हैं, पैथोजेंस। और ये जो लेबॉरेटरी का इल्म होता है ये पैथोलॉजी होता है, लैब पैथोलॉजी, ये पैथोजन को ढूंढते हैं। तो पैथोजन को ढूंढने का इल्म क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। और ये क्या कहलाता है, पैथोलॉजिस्ट। ये पैथोजन को ढूंढते हैं, डॉक्टर लिख के देता है कि ये फ़लाँ बीमारी है, इसके फ़लाँ टेस्ट करो और उसमें पैथोजन को तलाश करो। वो जाते हैं लेबॉरेटरी वाले के पास और लेबॉरेटरी वाला पैथोजन ढूंढ के बता देता है कि फ़लाँ पैथोजन की वजह से वो बीमारी हो रही है। तो पैथोजन्स क्या होंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो नुकसान दें, क्या कहलाते हैं, पैथोजन। ठीक है, और ऐसा ताल्लुक जो पैथोजन के दरमियान में होगा और होस्ट के दरमियान में होगा वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिज्म। क्या कहलाता है। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अक्यूरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा क्या है, जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और बीमारी पैदा नहीं करता। इन्फेक्टेड तो करता, बीमारी पैदा